ज्योग्राफी क्या है? भूगोल। अंग्रेजी भाषा में इसे ज्योग्राफी कहते हैं, जिसकी अंग्रेजी में स्पेलिंग है GEOGRAPHY, ज्योग्राफी। भूगोल शब्द अंग्रेजी भाषा के ज्योग्राफी शब्द से बना है। ज्योग्राफी लैटिन भाषा के दो शब्दों से बना है। ज्योग्राफी का हम टुकड़े करें तो जियो प्लस ग्राफी। जियो का मतलब भू यानी पृथ्वी और ग्राफी का मतलब वर्णन करना। भूगोल का अर्थ जानते हैं। जैसे भूगोल दो शब्दों से मिलकर बना, भू प्लस गोल। हिंदी में भू का अर्थ पृथ्वी और गोल का अर्थ गोलाकार स्वरूप। अंग्रेजी में इसे ज्योग्राफी कहते हैं, जो दो यूनानी शब्दों जियो जिसका अर्थ है पृथ्वी और ग्राफी जिसका अर्थ है वर्णन करना से मिलकर बना है। भूगोल का शाब्दिक अर्थ वह विषय जो पृथ्वी का संपूर्ण वर्णन करे, वह भूगोल है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वह विषय जो पृथ्वी का संपूर्ण वर्णन करे वह भूगोल है। अगर विज्ञान की दृष्टि से देखें तो हम कह सकते हैं पृथ्वी तथा उस पर रहने वाले जीवों और प्राकृतिक पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान भूगोल कहलाता है। एक बार फिर, पृथ्वी तथा उस पर रहने वाले जीवों और प्राकृतिक पर्यावरण के पारस्परिक संबंध यानी एक दूसरे से संबंधित क्षेत्रों का अध्ययन करने वाला विज्ञान भूगोल कहलाता है। अब बात करते हैं अनेक विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं के बारे में। किन किन विद्वानों ने भूगोल के बारे में क्या कहा? तो सबसे पहले स्ट्रैबो महोदय ने क्या कहा? भूगोल एक ऐसा विषय जो स्वतंत्र है, जिसका उद्देश्य लोगों को इस विश्व का आकाशीय पिंडों का, स्थल खंडों का, महासागरों का, जीव जंतुओं का, प्राकृतिक वनस्पतियों का तथा भूधरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना है। यानी सभी चीज़ों के बारे में जानना, चाहे वह स्थल खंड हो, चाहे जलमंडल हो, चाहे जीव जंतु हो, चाहे प्राकृतिक वनस्पति हो या भूतरातल का कोई भी क्षेत्र हो, सभी का ज्ञान प्राप्त करना ही भूगोल कहलाता है। ये स्ट्रैबो महोदय ने हमें बताया। अब बात करते हैं कॉलरिटर की। कॉलरिटर महोदय बता रहे हैं कि भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त लक्षणों, घटनाओं एवं उसके अंतः संबंध का अध्ययन किया जाता है। कॉलरिटर महोदय ने ये बताया। अब बात करते हैं कि भूगोल का पदार्पण कब, कैसे, क्या हुआ, पहले कैसे था, वर्तमान में कैसा है। तो सबसे पहले करते हैं बात कि 19वीं सदी की बात करते हैं कि भूगोल के अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में हमारे भूगोल को 19वीं शताब्दी में मान्यता मिली। कब मिली? 19वीं शताब्दी में। उसके बाद 20वीं शताब्दी के आरंभ में भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के रूप में विकसित हुआ। यानी 19वीं शताब्दी में तो हमें मान्यता मिली, जबकि 20वीं शताब्दी में मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के रूप में हमारे भूगोल का विकास हुआ। इसके बाद बात करते हैं हिकेटियस महोदय की, जिन्होंने
जेस पीरियड्स नामक ग्रंथ में पहली बार प्रादेशिक भूगोल के तथ्यों को क्रमबद्ध ढंग से प्रस्तुत किया था। क्रमबद्ध का मतलब होता है सिस्टमेटिक, एक किसी भी चीज़ को शुरुआत करने से पहले किस प्रकार से वो शुरू हुआ, कैसे कैसे आगे बढ़ा, क्या क्या उसमें परिवर्तन हुआ, उन सभी चीज़ों को बताया जाता है और अंत में हमने उसे क्या देखा आज वर्तमान तक, वो सभी क्रियाएं हम क्रमबद्ध ढंग से समझते हैं। इसके बाद हिकेटियस को ही भूगोल का पिता कहा जाता है और जनक के रूप में भी हिकेटियस महोदय को जाना जाता है। इसके बाद इरेटोस्थनीज द्वारा सर्वप्रथम ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया गया, यानी सबसे पहले हमारे भूगोल में ज्योग्राफी जो शब्द है उसका प्रयोग इरेटोस्थनीज महोदय के द्वारा किया गया। व्यवस्थित भूगोल का जनक भी इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। व्यवस्थित का मतलब होता भी क्रमबद्ध, एक पूरा तौर तरीके से उसे सुव्यवस्थित किया जाना ही बताया गया है। अरस्तु ने ही सर्वप्रथम अपनी पुस्तक ऑन द हेवंस में बताया कि पृथ्वी गोल है, और हम भी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हमेशा से हमें बताया जाता है कि पृथ्वी गोल है, एक गेंद की भांति है, गोलाकार है। तो अरस्तु महोदय ने यही सबसे पहले बताया। मानव भूगोल का पिता फ्रेडरिक रेडजेल को कहा जाता है, क्योंकि भूगोल की चर्चा जब भी की जाती है तो मानव की चर्चा ज़रूर की जाएगी, क्योंकि अध्ययन करने वाला स्वयं मानव है। इसलिए हम बता रहे हैं कि मानव भूगोल का पिता फ्रेडरिक रेडजेल को कहा जाता है। सांस्कृतिक भूगोल का जनक कार्ल ओशावर को माना जाता है। सांस्कृतिक भूगोल का मतलब संस्कृति, विभिन्न प्रकार की संस्कृति, प्रदेश टू प्रदेश, यानी अलग अलग प्रदेशों की संस्कृति को हमारे प्राकृतिक पर्यावरण को ध्यान में रखकर उनके रीति रिवाजों को निभाते हुए अलग अलग तौर तरीकों के माध्यम से मानव उस संस्कृति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन भी करता है। ऐसा स्वरूप हमारे सांस्कृतिक भूगोल में बताया गया। वर्तमान भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को माना जाता है, और इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि भूगोल के कई उपविभाग हैं। वो उपविभाग कुछ भी हो सकता है, जैसे आर्थिक भूगोल, जिसे हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी के रूप में जानते हैं, भौतिक भूगोल फिजिकल ज्योग्राफी के रूप में, मानव भूगोल ह्यूमन ज्योग्राफी के रूप में, सामाजिक भूगोल यानी हम सोशोलॉजी ज्योग्राफी के रूप में बात कर रहे हैं, राजनीतिक भूगोल यानी पॉलिटिकल ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, गणितीय भूगोल मैथमेटिकल ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और सबसे लास्ट में हम बात करते हैं सांस्कृतिक भूगोल की, जो हम पहले भी कर चुके हैं। तो इस प्रकार से हमने कल्चर ज्योग्राफी। अब बात करते हैं हम आर्थिक भूगोल में ऐसी क्या चीज़ें बताई जाती हैं जो भूगोल से रिलेटेड है। जैसे इकोनॉमी की शब्द आता है, यानी पूंजी से रिलेटेड आता है, तो हम बताएंगे कि आर्थिक भूगोल भौगोलिक एवं सांस्कृतिक तत्वों के द्वारा जनित क्षेत्र है, जिन्हें आर्थिक क्रियाओं, संसाधनों के प्रकार एवं उनके उपयोग की समानता के आधार पर विभाजित किया जाता है। आर्थिक भूगोल में आर्थिक भूदृश्यों की समरूपता पाई जाती है। भौगोलिक प्रदेशों में जहां प्राकृतिक तत्वों का महत्व दिया जाता है, वहीं आर्थिक प्रदेशों में मानवीय क्रियाकलापों को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। यानी स्थान स्थान पर संसाधन परिवर्तन देखने को मिलता है, मानवीय क्रियाकलाप परिवर्तन देखने को मिलता है, भौगोलिक विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं, और आर्थिक संसाधन स्वरूपी प्रोसेस देखने को मिलता है। अब बात करते हैं भौतिक भूगोल की। भूगोल की एक प्रमुख शाखा है भौतिक भूगोल, जिसमें पृथ्वी के भौतिक स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। यह है धरातल पर अलग अलग जगह पाई जाने वाली भौतिक परिघटनाओं के वितरण की व्याख्या व अध्ययन करता है। साथ ही यह भूविज्ञान, मौसम विज्ञान,
जंतु विज्ञान और रसायन शास्त्र से भी जुड़ा हुआ है। यानी हम कह सकते हैं कि भौतिक भूगोल में खास करके धरातल के ऊपर पाए जाने वाले पहाड़ों, पठारों, मैदानों, घाटियों के बारे में चर्चा की जाती है। मौसमी परिघटनाओं के बारे में बात की जाती है। हम कह सकते हैं चक्रवात की चर्चा ले सकते हैं, वर्षा की चर्चा ले सकते हैं, तूफानों जैसी हवाओं के बारे में चर्चा कर सकते हैं। तो काफ़ी प्रकार की मौसमी घटनाओं की भी चर्चा की जाती है। अगर बात करें भूविज्ञान की, पृथ्वी के आंतरिक भागों की, तो हम पृथ्वी की आंतरिक भागों की परतों के बारे में भी चर्चा कर सकते हैं। जैसे हम धरातल से ऊंचाई की तरफ जाएं तो हमें अनेक प्रकार की परतों का सामना करना पड़ता है। उसी प्रकार से धरातल के आंतरिक भागों में भी हमें काफ़ी लेयर देखने को मिलती हैं। उसी प्रकार जंतु विज्ञान में अलग अलग प्रकार के जीव जंतुओं के बारे में बताया जाता है। कौन से जंगली जानवर हैं, कौन से मांसाहारी जानवर हैं, कौन से शाकाहारी जानवर हैं। तो इस प्रकार से छोटे और बड़े जीव जंतुओं की चर्चा जंतु विज्ञान में की जाती है। कौन से जलीय जीव हैं, कौन से स्थलीय जीव हैं, तो इस प्रकार के जंतुओं की चर्चा की जाती है। जबकि रसायन शास्त्र की बात करें तो हम ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन में, लिथियम में ये क्या काम आती हैं गैसें, दूसरा इनके क्या परिवर्तन हैं। जैसे कि चट्टानों में भी हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। चट्टानों का अलग अलग प्रकार हमें देखने को मिलता है। कायांतरित स्वरूप देखने को मिलता है, रासायनिक स्वरूप होता है जो कि पृथ्वी के आंतरिक हिस्सों में दबाव के कारण, घनत्व के कारण और तापमान के कारण में वो परिवर्तन नज़र आता है, जो बाद में देखा जाता है। तो इस प्रकार की सभी क्रियाएं हमें भौतिक भूगोल में देखने को मिलती हैं। बात करते हैं मानव भूगोल की, तो पृथ्वी तल पर सामान्य समुदायों स्वरूपी मानव की अगर बात की जाए तो मानव जो स्थानीय वितरण, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार का मानव पाया जाता है। चाहे वो पहनावे के तौर पे हो, चाहे उसके बॉडी स्ट्रक्चर, शारीरिक संरचना के आधार पर हो, हम किसी भी प्रकार से उसे देख सकते हैं। विभिन्न प्रदेशों में किए गए पर्यावरणीय समायोजनों का अध्ययन भी मानव ही करता है। जैसे कि मानव गर्म प्रदेशों में रहता है तो गर्मी से किस प्रकार लड़ेगा मानव, वो मानव को सोचना पड़ता है। ठंड में किस प्रकार से लड़ेगा मानव, उच्च ध्रुवीय क्षेत्रों में मानव अपनी सुरक्षा किस प्रकार से करेगा, किस प्रकार से कौन कौन से संसाधनों को वो यूज करेगा, गर्मी में कैसे, सर्दी में कैसे, क्या खाएगा, क्या पहनेगा, सारी सभी प्रकार के जो प्रोसेस हैं वो मानव का समायोजन होता है और वो सभी समायोजन पर्यावरण से संबंधित होता है। तो जनसंख्या का वितरण भी अगर कहें, कहीं जनसंख्या में सघन दिखाई देती है, कहीं विरल दिखाई देती है। सघन का मतलब अधिक, विरल का मतलब कम जनसंख्या। अधिक जनसंख्या हमें मैदानी क्षेत्रों में, जहाँ पर मानव की सभी सुख सुविधाओं की सामग्रियाँ उपलब्ध हो सके, और विरल जो जनसंख्या है वो मरुस्थलीय क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, बर्फीले क्षेत्रों में मिलती है, जहाँ उसे कम जो सुख सुविधाओं स्वरूपी जो सामान होता है वो कम मिलता है, इसलिए जनसंख्या भी वहाँ पर कम रहती है। ऊबड़ खाबड़ ज़मीन होती है, इसलिए वहाँ पर वितरण हमें कम देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि ये जो सभी कारण हैं वो पर्यावरणीय कारण हैं कि मानव का वितरण किस प्रकार से अलग है, समायोजन क्यों करता है। तो ये सभी प्रोसेस पर्यावरण पे डिपेंड करते हैं। अगर गर्म, ठंडा, सूखा आदि की अगर बात करें तो प्रकृति में निवास करने वाले मानव वर्ग विभिन्न पर्यावरणों का उपयोग करते हुए उसमें यथासंभव परिवर्तन कर लेते हैं। तो इस प्रकार की सभी क्रियाएं हमें मानव भूगोल में देखने को मिलती हैं। बात करते हैं सामाजिक भूगोल की, तो मानव भूगोल की ही एक शाखा है सामाजिक भूगोल। यह शाखा सामाजिक सिद्धांत और समाज शास्त्रीय संकल्पना से संबंधित होती है तथा समाज के विविध तत्वों के एवं प्रक्रियाओं का स्थानिक अध्ययन करती है। इसमें समाज स्वरूपी एक मुखिया होता है, पंच सरपंच होते हैं, घर परिवार का मुखिया, घर के सदस्य, उसी प्रकार से गांव का मुखिया और गांव के पंच सदस्य होते हैं जो सभी प्रकार के निर्णय लेते हैं। तो समाज में जो भी क्रियाएं होती हैं वो समाज के मुखिया के अकॉर्डिंग चलती हैं। अब बात करते हैं राजनीतिक भूगोल की। परंपरागत रूप से राजनीतिक भूगोल में विश्लेषण के लिए त्रिस्तरीय संरचना का उपयोग किया जाता है। अब त्रिस्तरीय संरचना की अगर बात करें तो उसमें आता है राजनीतिक सिस्टम, जिसमें सेंट्रल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सेंट्रल के बाद सभी स्टेट मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट,
तो ये प्रोसेस है जो त्रिस्तरीय संरचना का उपयोग स्वरूपी कार्य करता है। इसके अध्ययन के केंद्र में राष्ट्र होता है, उसके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय भी होता है या भू राजनीति भी कह सकते हैं हम इसे, तथा निचले स्तर पर स्थानीय क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध की चर्चा की जाती है, यहाँ पे राष्ट्र की चर्चा की जाती है और ख़ास करके भूमि की चर्चा भी की, जिसे हम कह सकते हैं बॉर्डर लाइंस कह सकते हैं, सीमाएं, देश की सीमाएं, ठीक है, इन सभी का यहाँ पे अध्ययन किया जाता है। बात करते हैं गणितीय भूगोल की। तो गणितीय भूगोल में मापन एवं प्रेक्षण के आधार पर पृथ्वी के पृष्ठ पर स्थित बिंदुओं की सही त्रिवियम स्थिति निर्धारित की जाती है। इन्हीं मापनों एवं प्रेक्षणों के आधार पर पृथ्वी का आकार एवं आकृति, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र तथा भूपृष्ठ के बहुत बड़े क्षेत्रों का क्षेत्रफल आदि निर्धारित किया जाता है। हम नॉर्मल तौर पर जान सकते हैं कि हमारी पृथ्वी कितनी बड़ी है। हम जब भूगोल के बारे में जानते हैं तो सबसे पहले हम ये भी जान लें कि जब भी भूगोल की चर्चा होगी तो गणित की चर्चा ज़रूर होगी। क्यों? क्योंकि जब भूगोल को पढ़ेंगे तो कुछ शब्द आएंगे जैसे अक्षांश है, देशांतर हैं, डिग्रियां हैं, गोलाकार आकार है, चपटाकार आकार है, षष्ठकोणीय है, त्रिकोणीय है, इस प्रकार के काफ़ी शब्द हमें देखने को मिलेंगे। तो वो सभी चीज़ें हमें हमारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पे लेके जाएंगी, जिसमें हम त्रिवियम, खमद्य, बेलनाकार, इस प्रकार के नाम सुनने को मिलेंगे। तो वो सभी चीज़ें हमें गणितीय भूगोल में उनके क्षेत्रफल, उनकी डिग्रियों, अक्षांश, देशांतरों के बारे में हमें बताएंगे। तो वो चीज़ें हम प्रैक्टिकल टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं सांस्कृतिक भूगोल की। इसके अंतर्गत विश्व में पाई जाने वाली विभिन्न संस्कृतियों का पर्यावरण के साथ साथ उनके संबंधों को ध्यान में रखकर तथा वितरण प्रतिरूप को दर्शाते हुए वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। यानी कि हम विश्व में अलग अलग प्रकार की संस्कृति देखने को मिलती है, पाई जाती है, तो वो सभी पर्यावरण पे डिपेंड करती है और पर्यावरण के साथ मानव का संबंध होता है। उस संबंध को ध्यान में रखकर उनके वितरण को दर्शाते हुए वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। और सांस्कृतिक भूगोल मानव की संस्कृति का अध्ययन करता है। संस्कृति, मानव का व्यवहार, मानव का पहनावा, मानव का खान पान, मानव का रहन सहन, ये सभी क्रियाएं उसकी संस्कृति को प्रदर्शित करती हैं। तो ये था सांस्कृतिक भूगोल। अब बात करते हैं, सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। इस बात पर चर्चा कोपरनिकस ने अपनी पुस्तक डेविएशन बस में की थी और ख़ास करके कोपरनिकस के सिद्धांत की पुष्टि दूरबीन के आविष्कारक गैलीलियो ने की थी। किसने की थी? गैलीलियो ने। हर्शेल प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रह्मांड का अध्ययन दूरबीन से किया था। यानी दूरबीन से ब्रह्मांड का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? तो हर्शेल महोदय ने किया था, जो सबसे पहले व्यक्ति थे। और दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो इसमें हम कह सकते हैं गैलीलियो ने, ठीक है। अब बात करते हैं, टॉलेमी ने ग्रहीय गति के विषय में सर्वप्रथम बताया था। और ग्रह गति का मतलब है ग्रह घूम रहे हैं, ऐसी चर्चाओं के बारे में। भारतीय वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने भी बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। और ये चर्चा हम भी कर रहे थे थोड़ी देर पहले, अक्षांश और देशांतर, वो सभी पार्ट उसी में आएगा कि भारतीय वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। भूगोल को दो भागों में बांटा जाता है, एक भौतिक भूगोल होता है, एक मानव भूगोल होता है। अब तक हमने भूगोल को पढ़ा तो सभी चीज़ें हमें फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में बता रही थी। दूसरा हमें मानव भूगोल के बारे में बता रही थी, क्योंकि अध्ययन करने वाला कौन था? मानव। और मानव अध्ययन कर रहा है किस चीज़ का? भूगोल का। और भूगोल में कौन सी चीज़ें आती हैं? फिजिकल पार्ट्स की चीज़ें आती हैं। इसलिए भूगोल को दो भागों में बांटा जाता है, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल का जनक पॉलीडोनियस को माना जाता है। किसको माना जाता है? पॉलीडोनियस को। भौतिक भूगोल के अंदर क्या आता है कि भौतिक भूगोल में धरातलीय भागों का, धरातलीय भाग कौन से होते हैं? जिसमें पहाड़, पठार, घाटी, मैदान आदि चीज़ें आती हैं।
जबकि जलमंडल में सागर, महासागर, झील, नदी आती हैं। जबकि वायुमंडल में जलवायु, मौसम, गैसें और वायुमंडलीय परतों के बारे में बताया जाता है। उसी प्रकार से होता है जैवमंडल, जिसमें जीव जंतुओं की चर्चाएं की जाती है, छोटे से बड़े, जिसे इकोलॉजी के स्वरूप में कह सकते हैं, आदि का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा कि ज्योग्राफी क्या है, और ज्योग्राफी से रिलेटेड ही हमने बातें की हैं, जिसमें हमने 2 हिस्सों के रूप में उसे बताया, जियो प्लस ग्राफी यानी ज्योग्राफी जिसमें पृथ्वी और वर्णन करना यानी भू यानी पृथ्वी का वर्णन करना। और ये सभी चीज़ें जब हम पृथ्वी का वर्णन करेंगे तो खास करके पृथ्वी के ऊपर की चीज़ों के बारे में, पृथ्वी के नीचे की चीज़ों के बारे में, और पृथ्वी से धरातल स्वरूपी भाग के ऊपर वायुमंडल के बारे में हम जानते हैं। तो ये सभी प्रोसेस हमें हमारे भूगोल के बारे में बताता है। धन्यवाद, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे भौतिक भूगोल के बारे में।